नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा फेज 2 में कंपनी के कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कर्मचारी हिंसक हो गए। नाराज कर्मचारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद वाहनों में आग भी लगा दी। कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ी के साथ पहले तोड़फोड़ की, उसके बाद पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया। कंपनी के कर्मचारियों ने हिंसक रूप दिखाते हुए गाड़ियों में आग लगा दी, साथ ही संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। कंपनी की बड़ी संख्या में कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। स्थिति को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने नोएडा में श्रमिक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाले तत्वों की पहचान करने के निर्देश दिए। नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 60 इलाके में वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे फैक्ट्री श्रमिकों ने प्रदर्शन के दौरान पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस अब हिंसा भड़काने वाले उत्तेजक और बाहरी तत्वों का पता लगा रही है। लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से डीजीपी और एडीजी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हिंसा के कारण दिल्ली नोएडा सीमा पर यातायात ठप हो गया, जिससे हजारों यात्री फंसे रहे। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नोएडा में वेतन बढ़ोतरी को लेकर श्रमिकों की तरफ से किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। सभाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों का पक्ष लेती है, जबकि वेतनभोगी कर्मचारियों और मजदूरों की उपेक्षा करती है। अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि नोएडा में वेतन बढ़ाने को लेकर उग्र हुए आंदोलन का कारण भाजपा सरकार की एक तरफा नीति है, जो पूंजीपतियों का पोषण करती है, लेकिन सामान्य काम करने वाले कर्मचारियों और वेतनभोगी श्रमिकों मजदूरों का शोषण करती है। बीजेपी की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है। अन्याय हर तरफ का हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से हो रहा है। अन्याय महंगाई बढ़ाकर हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। सरकार की कमी यह है कि जब मजदूर अपनी मांगों को लेकर आए हैं तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। अन्य प्रदेशों में भी जब मजदूरों का वेतन बढ़ गया तो सरकार ने उत्तर प्रदेश में राहत क्यों नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है और अन्याय हर तरह का हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से भी हो रहा है। अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है। अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई है। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र पे विश्वास करती है। भारतीय तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए शमसी आजाद जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। शमसी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आजाद साहब, अखिलेश यादव ने तो भाजपा सरकार को दोषी करार दे दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो अपने वेतन की बढ़ोतरी को लेकर ये कर्मचारी हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए हैं, उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहेंगे? अच्छा, तो आप ये बताइए कि अखिलेश यादव कब हमारी तारीफ करते हैं, कब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं? अखिलेश यादव का तो नाम ही है अखिलेशवादी, यानी विवादवादी पार्टी। तो इनको किसी न किसी तरीके से सत्ता पक्ष का विरोध करना है, सत्ता पक्ष का आरोप लगाना है। और इनका राजनीतिक धर्म भी है, तो हमको इनके विरोध करने से या आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और हमारे डीजीपी ने बिल्कुल साफ ये कह दिया है कि जो भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ शासन प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और उसके बाद भी उन्होंने कहा है, जो कंपनी है उनके मालिकों से कहा है कि किसी भी मजदूर का ओवर टाइम या किसी भी मजदूर का जो वेतन जो है ये कतई न रोका जाए। तो इस तरीके की बातें, उसके बाद भी अखिलेश यादव जैसे लोग हैं उनके पास आरोप लगाना, विवाद करना, ये उनका राजनीतिक धर्म है। तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है। वो अपना राजनीतिक धर्म निभाते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी पर
या उसकी सरकार पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। न प्रदेश की जनता जो है अखिलेश यादव के साथ है और न प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो है प्रदेश के भोले भाले मासूम किसानों को जो है उत्तेजित करने का काम किया था, उनको भड़काने का काम किया था। आज भी वही काम चल रहा है, किसानों को भड़काने का काम, किसानों को उत्तेजित करने का काम, पत्थरबाजी कराने का काम, प्रदेश में आग लगाने का काम, कर्फ्यू लगाने का काम, इस तरीके का काम समाजवादी पार्टी करती चली आ रही है और आज भी वही कर रही है। ये वही किसान है जिनको जो है उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो है दिल्ली जैसे सुरक्षित लाल किले पर जो है हमला करवा दिया था और वहाँ की शांति व्यवस्था खराब कर दी थी। तो ऐसे लोगों का काम है विरोध करना, वो विरोध करते रहेंगे। अच्छा आज़ाद साहब, लेकिन आज जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला है पूरे नोएडा में, उसने सभी को एक तरफ शर्मसार भी किया है और इंसानियत को बेहद तरीके से कहते हैं ना कि इंसानियत के विरुद्ध ये घटना घटित हुई है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके का ये प्रदर्शन हुआ, आगजनी की गई, ऑफिसेज में तोड़फोड़ की गई, लोगों को निशाना बनाया गया, मारपीट की गई, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या लगता है आपको कि क्या इस प्रदर्शन से ये तरीका सही है, इस तरीके के प्रदर्शन का? ये देखिए, ये विरोध जो है हमेशा जो है समाजवादी पार्टी चाहती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो, प्रदेश में जो है अमन चैन खराब हो, प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं जो अराजकता फैले। उसके बाद ये ठीकरा जो है उसके ऊपर जो है समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसका ठीकरा फोड़े। तो ये तो काम है उनका ना। तो यानी आपको लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये हिंसा भड़काई गई है? नहीं, ये समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं जो उनको भड़काने का काम करे, जो नोएडा जैसे जो है सुरक्षित जो, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरे देश से लोग आते हैं रोजी रोजगार कमाने के लिए। नौजवान जो है बहन बेटियां वहाँ पर कारोबार करती है, नौकरी करती हैं, तो वहाँ पर जो इस तरीके की भावना कर रहा है ताकि वहाँ से भी लोग पलायन करें और उसके बाद समाजवादी पार्टी कहे कि भाई देखिए रोजगार करने के लिए लोग गए थे, तो यहाँ पर भी लोग सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, और सुरक्षा की बात तो हम सर आज कर ही नहीं सकते क्योंकि खुद हमारे डेली 24 भारत के ऑफिस में भी ये उपद्रवी घुस आए थे और जिस तरीके की चीजें इन्होंने की है। देश सबसे बड़ी बात है कि देश आज अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ चले, अम्बेडकर जी का जो है जन्म दिवस मना रहा है, अम्बेडकर जी को जो है श्रद्धांजलि पेश कर रहा है और इस दिन भी अगर विपक्ष इस तरीके की राजनीति कर रहा है, ऐसे लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, तो ये जो है इसके लिए प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में 27 में जो है समाजवादी पार्टी को समाजवादी बनाने में देर नहीं लगाएगी। बिल्कुल, और जिन उपद्रवियों ने आज इस तरीके की हरकत की उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर बेहद जरूरी है सर। उनके खिलाफ तो डीजीपी ने भी कह दिया प्रदेश के, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की, प्रदेश का अमन चैन खराब करने की कोशिश की, अराजकता फैलाने की कोशिश की, उनके खिलाफ जो है सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। चिन्हित किया जा रहा है ऐसे लोगों को बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जो है कि ऐसे लोगों को जो है सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। चलिए आजाद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नोएडा में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली है उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें बढ़ गई हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा दिया, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ही साजिश के तहत इस तरीके की हिंसा भड़की है और उनका काम ही है अराजकता फैलाना। देखने को मिल रहा है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इस पूरे मामले में गरमाती हुई नजर आ रही है। तो नोएडा में जिस तरीके की हिंसा हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए उस्मानी साहब, नेता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। उस्मानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस्मानी जी, एक तरफ अखिलेश यादव इस पूरे कृत्य के पीछे भारतीय जनता पार्टी को गुनहगार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा ये कह रही है कि ये पूरी साजिश जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रची गई है और यही वजह है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो इसकी सरकार है, ये गरीबों, मजलूमों, जो नौकरी पेशा लोग हैं, इन सबको ठगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनकी पेंशन ली, इनकी वेतन बढ़ोतरी ले डाली, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब जो पूरे देश का जो पढ़ा लिखा समाज है और उनके जो बच्चे पढ़ लिख करके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तमाम पदों पर हैं,
वो सब बेचारे नौकरी की बाट जो रहे, इन्होंने ठगने का काम किया। कहा साल में 2 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। अब तक 22 करोड़ लोगों को, 24 करोड़ लोगों को नौकरी दे देनी चाहिए थी। क्या नाम तो छोड़ दीजिए, इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया है। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा परिषद में टीचर हैं, जो 10 साल 20 साल से 25 साल से टीचर हैं, उनके लिए ये टीटी जो है कंपलसरी कर रहे हैं। क्या मतलब है आप बताइए ना। इनके लिए ना कंपलसरी कर दे, इनके लिए भी कुछ कंपलसरी कर दे। तो ये एक तरीके से जो है पूरा ठगने का काम किया है। ये कर्मचारियों को जो इन्होंने लाठीचार्ज किया है, इनको मारा पीटा है, तो इसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। 2027 के विधानसभा के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जैसे इनको केंद्र में बैसाखी पे लाने का काम किया है, ऐसे उत्तर प्रदेश में इनको सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। लेकिन उस्मानी साहब, उनका तो ये कहना है कि ये जिस तरीके से मांगे रखी गई थी उस पर सरकार लगातार विचार कर रही है, आश्वासन भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से सड़कों पर उतरना और इतनी हिंसा कर देना। नहीं, क्या विचार कर रही है? क्या सरकार विचार कर रही है? प्राइवेटाइजेशन कर रही है। लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल के जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह खत्म हो करके प्राइवेट से 3 साल की भर्ती करना चाहते हैं। जैसे सेना में भर्ती किया है, 4 साल की नौकरी कर दी। वो 4 साल की नौकरी करने के बाद क्या अडानी की सेना बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं भाई ये लोग? ये लोग इस देश को कितना लूटेंगे, ठगेंगे, अडानी और अंबानी के लिए कितना काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कहीं कर्जा माफ किया? इन्होंने नहीं माफ किया। कहा था फसलों का दाम दुगना करेंगे, कहीं दुगना किया? नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम जो है जो है 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दिया इन्होंने नौकरी। आज जो है पूरे देश की जनता जो है गैस की लाइन में लगी हुई है। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जो 1000 का गैस सिलेंडर है वो 3000 रुपए ब्लैक में बिक रहा है। जो जितने एजेंसी वाले हैं भाजपा सब लूटपाट मचाए हुए हैं। यही देश से वादा किया था क्या इन्होंने? महंगाई चरम पे है। आज समझ रहे हो, आज जनता भूखों मर रही है। इनको माफ नहीं करेगा भगवान भी, इनको सजा मिलनी जरूरी है। ये तो कह रहे थे कि हम 2-3 बहुमत से 400 पार करेंगे दिल्ली में। हवा गए बैसाखी पे। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इनको अगर बैसाखी न लगाई होती तो ये गए थे। चलिए उस्मानी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार यहां पर ठहराया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों की मांगों पर किसी तरह की कोई चिंता यहां पर करती हुई नजर नहीं आई, जिसका परिणाम कि आज ये कर्मचारी इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना जानती है, उनका काम ही है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहिल जी। नवीन जी, आज जिस तरीके की तस्वीरें हमने नोएडा में देखी हैं उसने हम सभी को शर्मसार यहाँ पर कर दिया, क्योंकि जिस तरीके का ये हिंसक प्रदर्शन हमने आज देखा, प्रदर्शन करने का भी अपना एक तरीका होता है, एक मर्यादा होती है, लेकिन आज उस पूरी मर्यादा को तार तार यहाँ पर कर दिया गया और कई बिल्डिंग्स पे आग लगा दी गई। मीडिया कर्मी भी आज सुरक्षित नज़र नहीं आए। हमारे ऑफिस तक के अंदर ये प्रदर्शनकारी उपद्रवी घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे प्रदर्शन को? और उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिल रही है। जी साहिल जी, देखिए ऐसा है कि हिंसा, आगजनी, अनियंत्रित आंदोलन को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और जो भी असामाजिक तत्व हैं, वो लेबर नहीं है, श्रमिक नहीं है, वो कर्मचारी नहीं है, वो असामाजिक तत्व हैं। इनको चिन्हित करके पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की हरकत न कर पाए। आम जनमानस जा रहा है अपनी गाड़ी के साथ, उसकी गाड़ी को उठा के आपने तोड़ दिया, आग लगा दी, कार्यालयों को आप आग लगा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां तोड़, ये गलत है। ये इस तरीके के आंदोलन नहीं होते, हिंसा है। जी
दूसरी चीज आती है, जो श्रमिक आंदोलन कर रहे थे वो कोई आज से नहीं कर रहे हैं। हाँ। पिछले 3-4 दिन से उनका आंदोलन फेज 2 में उधर चल रहा था, जिसको लेकर कल जिलाधिकारी के साथ वार्ता हुई। वार्ता के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम उम्मीद हुई। उनका जब वीडियो देखा मैंने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर का, तो मुझे लगा कि मामला काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है, ये अच्छी बात है जी। लेकिन वो नहीं हुआ, और उस चीज को कितने हवा दी। और ये आंदोलन केवल सेक्टर 62 और 63 की फैक्ट्रीज तक नहीं रहा, ये आपका फेज 2 में भी हौजरी कॉम्प्लेक्स और इधर भी काफी रहा, बिल्कुल टेक में भी दिखाई दिया। अब प्रश्न इस बात का है कि आखिर ये श्रमिक उद्वेलित क्यों हुए? भाई अगर वो गुड़गांव का उदाहरण देते तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजनीतिक जो रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक जो विषय है, देखिए ऐसा है, श्रमिक को आप सरकार ने निर्धारण किया हुआ है कि 11,021 रुपए मिलेंगे अकुशल श्रमिक को, और अर्ध कुशल श्रमिक को जो मिलेंगे 12,137 के आसपास, और कुशल श्रमिक जो है उसको 13,000 कुछ का निर्धारण सरकार का है जी। इसके साथ में उनको ईएसआई और पीएफ का लाभ मिलना चाहिए। हाँ। वास्तविकता ये है कि वो लाभ न श्रमिकों को मिल रहा है न वो रजिस्टर है। उसका एक कारण है, क्योंकि संविदा प्रणाली पर इस देश प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है। तमाम विभागों में आप लोगों को देखें तो वो संविदा पर काम कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी में आधे से ज्यादा कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर संविदा पर हैं। तो आप जब सरकार में ही संविदा पर चला रहे हैं और आप ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन फैक्ट्री मालिकों से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो नियमों का पालन करें? पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये वर्तमान परिवेश में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, खासकर सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग वालों के लिए, यही उद्योग ज्यादा है नोएडा और ग्रेट नोएडा के आसपास। इस उद्योग के अंदर सर्वाइवल करना उद्योगपतियों के लिए भारी पड़ रहा है। कच्चे माल की भारी कमी हो गई है, कच्चा माल आ नहीं रहा है, फैक्ट्री में माल बनाना मुश्किल है, लेबर को हटा नहीं सकते, हटा देंगे तो वो कहाँ एकोमोडेट होंगे और किस तरीके से उनसे आगे दोबारा लेके आएंगे। ये तो गनीमत है कि इस समय गेहूं की कटाई चल रही है और उस वजह से यहाँ श्रमिक कम है, बावजूद इसकी आंदोलन हुआ। मुझे लगता है कि सरकार को सॉलिड कोई ठोस पॉलिसी बनानी पड़ेगी इन श्रमिकों के लिए, और उस पॉलिसी के साथ साथ उद्योगपतियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लोग जो है माइक्रो स्केल वाले हैं, एमएसएमई वाले हैं ज्यादातर। तो एमएसएमई वालों को आप क्या सहायता दे पा रहे हैं? उनके उत्पाद कहाँ बिक रहे हैं? एक्सपोर्ट आपका अभी जब से ये युद्ध चल रहा है ठंडा पड़ा हुआ है। एल्युमिनियम इंडस्ट्री को ले लें, आप ग्लास इंडस्ट्री को ले लें, एक इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। जी जी। उस उद्योग की हालत ये हो गई है बाजार के अंदर कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोई। तो जब प्रोडक्ट इतना महंगा हो गया, आउट ऑफ रीच हो गया, तो कहाँ से आएगा? दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिलेंडर आपका ब्लैकमेल हो रहा है, ब्लैकिंग हो रही है, वो उसकी ब्लैक कालाबाजारी है। हाँ। अब सिलेंडर लेकर जो फैक्ट्रियों के बाहर खाना वगैरह बेचने वाले रेहड़ी लगाते हैं, ठीक, जो व्यक्ति 25-30 रुपए का एक प्लेट चावल कड़ी या दाल चावल दे देता था लेबर को, वो अपना पेट भर लेता, वो अब 50 रुपए का हो गया है, क्योंकि सिलेंडर महंगा है। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक की वेतन तो बढ़ी नहीं, उसको वही 11,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, उसको अपना मकान का किराया भी देना है। लेकिन ठीक है नवीन जी, देखिए मैं आपकी सारी बातों से अग्री करता हूं कि महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है, श्रमिकों के ऊपर भार बढ़ रहा है और महंगाई के बोझ तले वो इतना दब गए हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, तो उसका एक सही तरीका होना चाहिए। इस तरीके से अपने साथी मजदूरों के साथ हिंसा करना, आज हम ऑफिस में मौजूद थे, हमारे ऑफिस के अंदर वो घुस गए और जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की है, शीशे तोड़ दिए गए। महिला कर्मचारी जो हमारी सहयोगी थी वो ऑफिस में उस वक्त मौजूद थी, कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। हमने बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन क्या वो सच में उस तरीके के कर्मचारी नजर आ रहे थे? वो तो साफ तौर पर उपद्रवी नजर आ रहे थे। बिल्कुल, हिंसा करने वाला उपद्रवी ही होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हिंसा को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ। बिल्कुल, ये नोएडा पुलिस को जब ये पता था कि ऑलरेडी धरना प्रदर्शन ये सब चल रहा है, हाँ। तो आपको एडिक्वेट व्यवस्था पुलिस की हर औद्योगिक क्षेत्र में करनी चाहिए थी, ताकि ये इतना क्रॉप अप नहीं हो पाता, पनप नहीं पाता। और ये जो हिंसा करने वाले लोग, मैं फिर मांग कर रहा हूँ आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। भले ही उनमें 2-4-5 श्रमिक हों, ऐसा नहीं है कि श्रमिक में सारे के सारे बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं। हो सकता है कुछ उपद्रवी भी होते हैं, कुछ हिंसा करने वाले
भी होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, कुछ अपराधी भी होते हैं। हाँ। तो वो बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है, गलत है, ये अस्वीकार है। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा में हुई हिंसा के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को दोषी करार दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। वहीं बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव और लगभग तय माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम पटना स्थित लोक भवन में होगा, जहां नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई जाएगी। बताया जा रहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सुबह 11 बजे अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद शाम 4 बजे तक सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अमेरिका की ओर से नाकाबंदी की घोषणा के बाद इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि संकट में 15 भारतीय जहाज फंस गए हैं, जिन पर सवार लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मध्य पूर्व का सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बन गया है। अमेरिका की तरफ से कथित तौर पर नाकाबंदी की घोषणा के बाद इस रूट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि इस अचानक बड़े तनाव के बीच करीब 15 भारतीय जहाज इस इलाके में फंस गए हैं। इन जहाजों में तेल टैंकर और मालवाहक पोत शामिल है, जो फिलहाल सुरक्षित रास्ते का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हालात इतने संवेदनशील हो गए हैं कि कई देशों ने अपने जहाज़ों को इस रूट से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं भारत सरकार भी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट्स में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य या राजनीतिक तनाव सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तेल की कीमतों को प्रभावित करता है। उधर पीएम मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि देश एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां महिला शक्ति को समर्पित बड़ा फैसला लिए जाने वाला है। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश में बैसाखी का उत्साह है और कल देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष भी मनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक लेने जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा इतिहास जो अतीत के संकल्पों को साकार करेगा और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत की कल्पना जहां सामाजिक न्याय सिर्फ हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लालू की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने लैंड फॉर जॉब्स मामले में अपने और परिवार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच को रद्द करने की मांग की थी। यह फैसला जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे कथित लैंड फॉर जॉब्स मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) का मुद्दा सुनवाई के दौरान उठाने की अनुमति दी। कोर्ट ने निचली अदालत से मेरिट के आधार पर उनके मामले पर सुनवाई करने को कहा। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है। कोर्ट ने लालू को राहत देते हुए कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को मुकदमे के समय कानूनी मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है। वहीं दिल्ली विधानसभा को आज एक बार फिर बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है। दिल्ली विधानसभा के ईमेल पर भेजे गए मेल में 3 घंटे के अंदर दिल्ली विधानसभा के कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में लिखा है कि 3 घंटे के अंदर आपकी दिल्ली विधानसभा के कार्यालयों में
साइनाइड गैस से भरे 15 RDX बम धमाके करेंगे, केवल सभी मुस्लिम कर्मचारियों को ही वहां से तुरंत हटा लिया जाए। बता दें कि इससे पहले 25 मार्च को भी 1:40 पर धमाके की बात कही गई थी। भेजे गए ईमेल में लिखा था 15 RDX IED विधानसभा में लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और जाफर सादिक के खिलाफ CBI का मामला वापस लें। मेल में लिखा गया है कि हम कोयम्बटूर के मुसलमान हैं जिन्हें एक कड़वी सच्चाई का पता चला है। मेल में लिखा गया है कि उदयनिधि के चालाक परिवार ने हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और हमें बचाने के बहाने सजा दी। हमने जिन नेताओं पिछले चुनाव में DMK का समर्थन किया था उन सभी को अब उसी उदयनिधि ने UAPA के तहत गिरफ्तार करवा दिया है, जिनका हमने समर्थन किया था। जब हमने उनकी पोल खोलने की कोशिश की तो तमिलनाडु के मीडिया संस्थानों ने हमें रोक दिया, इसलिए हम AIADMK के पास आए, लेकिन आपने भी हमें निराश किया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में असम सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर असम सरकार ने पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर असम में दर्ज केस के सिलसिले में पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी। असम सरकार ने CJI जस्टिस सूर्यकांत से बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करने की गुहार लगाई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस की तरफ से दर्ज एक मामले में शुक्रवार को 1 सप्ताह की अस्थायी अग्रिम जमानत दी थी। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए उनके आरोपों से जुड़ा है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया भोंदू बाबा उर्फ अशोक खरात का मामला अब देश के सबसे बड़े सेक्स और ब्लैकमेलिंग स्कैंडल्स में शामिल हो गया है। तंत्र मंत्र और भविष्यवाणी के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और करोड़ों की ठगी के आरोप ने इस केस को बेहद गंभीर बना दिया है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो चुकी है, जिसने जांच को और तेज कर दिया है। ईडी ने अशोक खरात के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने अशोक खरात और उसके कुछ साथियों के खिलाफ ECIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत नासिक में 5, पुणे में 3 और शिरडी में 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन छापों के दौरान दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संपत्ति से जुड़े अहम कागजात खंगाले जा रहे हैं। ईडी की इस कार्रवाई से साफ है कि मामला सिर्फ यौन अपराध तक सीमित नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं से भी जुड़ा हुआ है। इस केस की जांच पहले से ही महाराष्ट्र पुलिस की एक विशेष टीम कर रही है। मुख्य केस के अलावा अशोक खरात के खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में 11 FIR दर्ज हैं। इन मामलों में यौन शोषण, बलात्कार, ठगी, जमीन हड़पने और अवैध संपत्ति के सौदों जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस और ईडी दोनों एजेंसियां अब मिलकर इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े और बेहद शातिर हाईटेक नकल रैकेट का खुलासा किया है, जिसने पुलिस भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। करीब 2 महीने तक चली जांच के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें अब तक कम से कम 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल पाए गए। ये गिरोह कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में तकनीक के जरिए धांधली कर रहा था और उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूल रहा था। जांच में सामने आया कि ये पूरा खेल रिमोट एक्सेस और वर्चुअल ऐप्स के जरिए चलाया जा रहा था। परीक्षा केंद्रों पर बैठे उम्मीदवार सिर्फ दिखावे के लिए कंप्यूटर के सामने बैठते थे, जबकि असली परीक्षा कहीं और बैठे सॉल्वर दे रहे होते थे। ये सॉल्वर रिमोट डेस्कटॉप ऐप्स के जरिए परीक्षा के कंप्यूटर से कनेक्ट होकर सवाल देखते और तुरंत सही जवाब भर देते। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में मौजूदा एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद पूरी फैक्ट्री भीषण आग की चपेट में आ गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है, हालांकि अभी किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास मधातुपट्टी इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। यहां तक कि आग लगने के बाद कुछ देर बाद तक धमाके की आवाज़ें आती रही। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज़ें सुनाई दी। हादसे के बाद फैक्ट्री की दीवारें मलबे में बदल गई। चारों ओर मलबा बिखरा पड़ा था। जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंच गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई। विस्फोट इतना भीषण था कि फैक्ट्री के आसपास धुआं और मलबा फैल गया, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका। अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हुए हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसा आखिर किस वजह से हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत।